तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे सेक्शंस चैप्टर 11 के अंदर फॉल करने वाले वो सारे ऑफेंसेस जो कि पब्लिक पीस के अगेंस्ट किए गए हैं। जैसा हमने देखा क्या क्या चीजें हैं, अनलॉफुल असेंबली जिसके एसेंशियल्स हमने डिस्कस करे थे, मिनिमम 5 लोग, एंड इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर वो गैदर हुए हैं तो उसे हम कह रहे हैं अनलॉफुल असेंबली। इसके बाद इसका क्या था, वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था। हमने देखा वाइकेरियस लाइबिलिटी कंस्ट्रक्टिव या वाइकेरियस लाइबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। जब हम कॉमन इंटेंशन पढ़ते हैं तो वहां पे लाइबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट लाइबिलिटी होती है। वी इन द last lecture also discussed the distinction between these two very important principles, which is the common intention and the common object. So इनके बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो भी हमने डिस्कस किया। तो हमने देखा कि भाई जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है वो क्या है। एक में जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं वहां पे जॉइंट लाइबिलिटी होती है। जॉइंट लाइबिलिटी क्या मतलब है कि भाई आप क्योंकि उस प्लानिंग में शामिल थे, उस पूरे एक्ट को करने के लिए उस प्लानिंग में शामिल थे और साथ ही साथ आपने उस प्लानिंग के तहत वो चीज करी, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी। वहां पे जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आता है। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव या वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है भाई, किया किसी ने भी हो। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का भी मतलब है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का भी किया किसी ने भी हो, लेकिन वो बंदा मेंबर था इस असेंबली का, इस असेंबली के मेंबर के तहत उसने उस रिलेशन से उसने वो ऑफेंस कमिट किया। तो अब चाहे आपने ऑफेंस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू वर अ मेंबर ऑफ दैट सेम ग्रुप जिसके एक मेंबर ने ऑफेंस किया है, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी आएगी और सारे लोग पनिशेबल होंगे, सारे मेंबर्स जो है ग्रुप के। नेक्स्ट फिर राइट देखा। उसके बाद फिर हमने देखा राइट में क्या है कि यही असेंबली जब वेपन्स के साथ अगर फोर्स या वायलेंस कर रही है तो उसे राइट्स कह रहे हैं। फिर एफ्रे, दो लोगों का आपस में झगड़ा करना जिससे कि पब्लिक पीस या जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हम डिस्कस कर रहे थे 196 में क्या था, द लास्ट सेक्शन दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर वाज ऐसे वर्ड्स, ऐसे साइंस, ऐसे रिप्रेजेंटेशंस का यूज करना कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे। ये ग्राउंड्स क्या, ये एक्चुअली हमारी यूनिटी के ग्राउंड्स है, लेकिन इसी इन्हीं ग्राउंड्स को डिवाइसिव फैक्टर्स की तरह यूज करते हुए सोसाइटी में इल विल या एनिमिटी या हेट्रेड फैलाने के लिए लोगों के बीच इनका यूज करना, किसी साइन पे के बेस पे, किसी साइन के माध्यम से, या कोई वर्ड्स है या कोई रिप्रेजेंटेशन दिखा के किसी भी तरीके से लोगों के बीच, लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति भड़काना, ये इसके अंदर काउंट होगा। और क्या चीजें थी इसमें दिया हुआ था इस सेक्शन में कि अगर इन ग्राउंड्स को लेके कोई एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज या ड्रिल्स किए जा रहे हैं, इन सबका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन अल्टीमेटली लोगों के बीच इनसिक्योरिटी या हेट्रेड पैदा करना एक दूसरे के लिए। इसके बाद और क्या क्या चीजें इसमें हमने देखी इस सेक्शन के अंदर, ये सारी चीजें इस सेक्शन के अंदर हमने पढ़ी। अब 197 जो इस चैप्टर का रिमेनिंग सेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिलर है टू सम एक्सटेंट, सिमिलर है टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सबसेक्शन 2 196 का, जो क्या कह रहा है कि यही सारे ऑफेंसेस, मतलब वही सारे एक्ट्स जो सबसेक्शन 1 में किए गए, अगर वही चीजें किसी रिलीजियस प्लेस पे की जाए, वो रिलीजियस प्लेस कोई भी हो सकता है, किसी रिलीजियस प्लेस पे या ऐसे किसी प्लेस पे जहां स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होती हैं, ऐसी किसी जगह पे अगर की जाए तो वो और सीवियर ऑफेंस हो जाता है, मतलब उसकी पनिशमेंट और एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 197 जो कहता है, जिसका नाम क्या देखिए, इम्प्यूटेशंस असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ अब ये है ये क्या कहना चाह रहा है, इम्प्यूटेशंस या असर्शंस क्या मतलब है। असर्शन मतलब ऐसे सेंटेंस, और इम्प्यूटेशन मतलब इस तरीके का शो करना, रिप्रेजेंटेशन से ना। इम्प्यूटेशन यानी ऐसा इन्फरेंस, और असर्शंस यानी ऐसे सेंटेंसेस। तो बेसिकली ये क्या तीन चीजें बात करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स या पब्लिकेशन से दैट अंडरमाइन द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स। लिखा क्या है, इम्प्यूटेशंस, इसमें पता है ऐसे रिप्रेजेंटेशंस या ऐसे पब्लिकेशंस, असर्शन यानी स्टेटमेंट्स। तो ऐसे पब्लिकेशन से रिप्रेजेंटेशन से स्टेटमेंट जो कि प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन तो हमें समझ में आ रहा है, कंट्री की जो जिस टर्म इंडिया की इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है, यानी सारे लोग मिलजुल के एक साथ रह रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजुडिशियल का क्या मतलब हुआ, प्रेजुडिशियल का मतलब बायस्ड, यानी बायस होना, मतलब ऐसे
स्टेटमेंट्स, ऐसे असर्शंस, ऐसे रिप्रेजेंटेशंस जो कि बायस्ड हैं, किसके अगेंस्ट? नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट। मतलब वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि देश की इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो कि हमारी ताकत है, उस चीज को चैलेंज कर रही है, उस बारे में ये सेक्शन बात करता है। बेसिकली जो 153 बी था आईपीसी का, उसी की जगह पे ये उसका रिप्लेसमेंट सेक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द एलियनेशन ऑफ एनी कम्युनिटी एंड इंश्योर द आइडिया ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? फिलोसफी क्या है हमारी? फिलोसफी, द आइडिया ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे तरीके के लोग हैं, कम्युनिटीज अलग अलग है, रिलीजन्स अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग है, बिलीव्स अलग अलग है, हमारी वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, बहुत कुछ डाइवर्सिफाइड है, बट स्टिल the thought of Indianism, that we are Indians, that one factor जो unite करता है हमें, कि regardless of कि हम अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, हमारे कल्चर्स डिफरेंट है, हमारे ट्रेडिशंस डिफरेंट है, हमारे लैंग्वेजेस डिफरेंट है, but idea that we are Indians जो हमें यूनाइट करता है। तो ऐसी चीजें जो कि आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो, उसके बारे में बात की है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज को इंश्योर करना, दैट द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ यूनिफाइड सॉवरेन नेशन रिमेन्स अनचैलेंज्ड बाय डिवाइसिव रेटोरिक। मतलब इन फैक्टर्स के बेसिस पे, जो फैक्टर्स हमारी डाइवर्सिटी के ग्राउंड्स हैं, उनको डिवाइसिव फैक्टर्स की तरह ना यूज किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया एज अ यूनिफाइड कंट्री एक है। इसी को इंश्योर करने के लिए ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या रहा है? सेक्शन स्टेट्स दैट whoever by words either spoken or written or by signs, by visible representations or through electronic communication or otherwise, ये तो वही सेम चीज हो गई जो 196 में था कि मीडियम्स दे रखे हैं किसी भी तरीके से, वर्ड से, साइन से, सिंबल से, कम्युनिकेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी जैसे सोशल मीडिया पे बातें की जा रही है, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, या पोस्ट्स किए गए, पोस्ट भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो उन सब किसी भी मीडियम से किया क्या जा रहा है, ये चार चीजें, ये तो मीडियम्स दे दिया, मेन सब मीन्स से। वो क्या रहा है? makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, uphold the sovereignty and integrity of India। अब सबसेक्शन ए क्या कह रहा है? सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर ऐसी कोई चीज या तो बनाता है या पब्लिश करता है, ठीक है, मेक्स और पब्लिश, या तो बनाता है या पब्लिश करता है, क्या किसी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्संस के अगेंस्ट, कि भाई ये लोग जो है, वो कोई भी ग्राउंड हो सकता है, वो रिलीजन के बेसिस पे, वो रेस के बेसिस पे, वो कम्युनिटी के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे, कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो वैल्यूज है, मतलब जो थॉट ऑफ इंडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इसके अगेंस्ट है, इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, इसको फॉलो नहीं करते हैं ये लोग, इनकी लॉयल्टी इंडिया से नहीं है, ऐसी कोई भी चीज है, बेयर ट्रूथ फेथ makes or publishes any imputation, कोई भी ऐसी representation या publication that any class of persons, कोई भी group of people, class, cannot, by reason of their being members of religion, race, language, regional group or caste community, bear true faith and allegiance to Constitution of India as by law established। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फेथफुल नहीं है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, यानी जो आइडिया ऑफ भारत है, जो इंटेग्रिटी की बात हम जिसकी कर रहे हैं, जो हम सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, ये लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग इसके लिए ट्रूथफुल नहीं है, ये लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट, कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप, किसी भी क्लास ऑफ पीपल के अगेंस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनी, और वो क्लास किसी भी बेसिस पे बनाया जा सकता है, बेसिस ऑफ रेस, बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिस ऑफ कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, कुछ भी ऐसा अगर किया जा रहा है तो वो सबसेक्शन ए के अंडर पनिशेबल है। नाउ सबसेक्शन बी क्या कह रहा है? Asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall,
by reason of their being members of any religious caste, language or regional group or class of community be denied or deprived of their rights as citizens of India. देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्लॉज बी कह रहा है, क्लॉज ए ने कहा कि भाई किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, क्लास ऑफ पीपल को ऐसे टारगेट करना कि भाई ये लोग जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फेथफुल ही नहीं है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें बिलीव नहीं करते, ये लोग इंडिया की इंटेग्रिटी में, ये लोग इंडिया की यूनिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे किसी चीज को कहना या पब्लिश करना, ठीक है। बी कह रहा है कि अब इन ग्राउंड्स के बेसिस पे ऐसा कहना कि बिकॉज दीज पीपल डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, इनको सर्टेन राइट से बीइंग द डिस्पाइट बीइंग सिटीजंस ऑफ इंडिया, इनको इन सर्टेन राइट से डिप्राइव कर देना चाहिए। जो राइट्स सिटीजंस के पास अवेलेबल है उनसे उनको डिप्राइव कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, इनकी जो फेथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें दे शैल बी डिनाइड और डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। इसलिए इनको जो राइट्स सिटीजंस को दिए जा रहे हैं उससे डिप्राइव कर देना चाहिए, यानी इन्हें नहीं दिए जाने चाहिए वो राइट्स। क्लॉज सी क्या कह रहा है, मेक्स और पब्लिशेस एनी असर्शन, काउंसिल, प्ली और अपील कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्संस by reason of their being members of any religious, racial, language, or regional group or caste community, and such assertion, counsel, plea, or appeal causes is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred ill will between such members and other persons. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है या ऐसे प्ली या ऐसे अपील कर रहा है जिससे कि दो ग्रुप्स के बीच एनिमिटी हो जाए या हेट्रेड हो जाए, ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर्स ऑफ एनी religion, race, language, regional group, caste, community, and such assertion is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred, ill will between such members and other persons. कुछ इस तरीके की कोई ऐसी अपील करना या ऐसे जो आइडियाज है उनको प्रोपोगेट करना यानी आगे बढ़ाना, अपने ऐसे क्या बोले जाए उसको, बिल्कुल ही जो हेट्रेड वाले आइडिया है उसको प्रोपोगेट करना, उसे स्प्रेड करना, ऐसे स्टेटमेंट्स असर्ट करना, ऐसी बातें कहना जो कि लोगों के बीच लड़ाने का काम करे, हेट्रेड फैलाने का, एनिमिटी फैलाने की कोशिश करे, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे। ग्राउंड्स वही सेम है, ठीक है। कह रहा है मेक्स द पब्लिशर्स फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ऐसी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, कोई पब्लिश कर रहा है या स्प्रेड कर रहा है, फॉल्स मिसलीडिंग यानी लोगों को बहकाने वाली, ऐसी लोगों में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने वाली, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों को मिसलीड करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है जो कि क्या करिए, जेपरडाइजिंग द सोवरेनिटी। जेपरडाइजिंग मतलब जेपरडाइज का मतलब होता है खतरे में आ जाना। तो ऐसी झूठी या ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना जिससे जो कंट्री की यानी इंडिया की जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का क्या मतलब हुआ, देखिए बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। इन सब का क्या मतलब हुआ, यूनिटी तो हमें पता है कि भाई बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं लेकिन उनका एक साथ मिलजुल के रहना इज यूनिटी, ठीक है। सिक्योरिटी भी हमें समझना है, देश की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी क्या है, इंटेग्रिटी मतलब देश की इज्जत, देश का जो नाम है, देश की जो रेप्यूटेशन है जो लोगों से बन रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। और आता है लास्ट में सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का क्या मतलब है, जब सोवरेनिटी का ये मतलब हुआ कि हम अपने आप में आजाद हैं, इंडिया एज अ कंट्री अपने आप में आजाद है, इसका कहीं किसी और कंट्री की कॉलोनी नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल पावर हमें रूल नहीं करती है, हमारी अपनी सरकार की, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारी अपनी सरकार होती है, हम अपने लोगों को चुनते हैं इलेक्शंस के माध्यम से और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमें देखते हैं, ठीक है, हमें गवर्न करते हैं, रूल नहीं करते हैं, वो भी हमें गवर्न करते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट हम पे रूल नहीं करती, हमें गवर्न करती है। तो ये सोवरेनिटी का मतलब है कि हम किसी और के अंडर नहीं है, कोई बाहरी शक्ति हमें नहीं कंट्रोल कर रही है, हम किसी की कॉलोनी नहीं है, हम एक आजाद कंट्री है, हम अपने नियम कानून अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने देश को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कह ये रहा है क्लॉज डी जो है कि ऐसी मिसलीडिंग, ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी
सिक्योरिटी या इंटेग्रिटी पे अगर खतरा हो, जेपरडाइज यानी खतरा, उसको अगर क्वेश्चन कर दे, उसे चैलेंज कर दे, उस पर किस तरीके खतरा आ जाए। अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चलाए, जैसे ऐसी चीजें आपने देखा होगा न्यूज में भी होती है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए गए, ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को पूरा हैशटैग्स बना के उसे बहुत पोस्ट किया गया, वो काफी वायरल हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, जिससे बाहर भी ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि कंट्री की ये हालात है, इस तरीके के हालात है, गलत इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ट्रू, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। उससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली देश देश की जो इंटेग्रिटी है उस पर क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ये चीजें इंडिया में चल रही है, या देश की जो सिक्योरिटी है, इफ इट इज समथिंग अबाउट समथिंग सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो क्या वो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको आप खतरे में डाल रहे हो। तो वही चीजें कह रहा है कि भाई ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, जिससे इंडिया की जो सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, यूनिटी है, इनको चैलेंज किया जाए, इन पे इनको खतरे में डाल दिया जाए। कोई भी इंसान अगर इनमें से ऐसी कोई चीज कर रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज पब्लिश करना, क्या चार चीज क्या कह रही है, कह रहा है कुछ भी ऐसा पब्लिश करना जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपस में जो कि कह रहा है कि भाई किसी एक ग्रुप को टारगेट करते हुए, किसी एक क्लास ऑफ पर्संस को टारगेट करते हुए, ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथफुल है ही नहीं, इन्हें तो कोई मतलब नहीं है इंडिया से, ऐसा कुछ कहना, या ऐसी बात कहना कि भाई क्योंकि ये लोग, इन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, इन्हें सिटीजन की तरह राइट्स भी नहीं दिए जाने चाहिए, इनके राइट्स बनते ही नहीं है, इनसे इनके राइट्स छीन लिए जाने चाहिए। या तीसरी चीज क्या कह रहा है कि भाई लोगों के बीच इस इन ग्राउंड्स के बीच, इन ग्राउंड्स को लेके एनिमिटी फैलाना। और फोर्थ कह रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना जिससे इंडिया की इंटेग्रिटी पे, सोवरेनिटी को अगर जेपरडाइज किया जाए। वहां पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन, और बोथ, या तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या both. So basically, देखिए, it's an offense to make or publish any imputation that a class of persons, यहाँ पे हम फर्स्ट क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बियर द ट्रू फेथ एंड अलायंस टू कॉम्पिटिशन ऑफ अपहोल्ड इंडिया सोवरेनिटी बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स। ग्राउंड्स हर क्लॉज के लिए सेम है, रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कम्युनिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब अगर सिंपली तरीके से समझे तो क्या कह रहा है कि भाई क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई प्यार नहीं है, इनके कोई फेथ नहीं है, तो ये लोग एंटी नेशनल है, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे, आइडेंटिटी के ग्राउंड पे। हालांकि ये टर्म यूज नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट द टर्म हैज बीन यूज्ड, नो, बट इसका इन्फरेंस ये निकाला जाता है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार नहीं है, उनका भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये लोग इंडिया में विश्वास नहीं करते, तो इन्फरेंस ये निकलता है। Now, clause 2, it prohibits asserting, counseling, propagating any class of persons should be denied or deprived of their rights. ठीक है। थ्री बात कर रहा है किस चीज की, अपील, प्ली कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ सर्टेन दैट रिजल्ट इन डिसहार्मनी, एनिमिटी, हेट्रेड या इलविल। और लास्ट फोर्थ क्या चीजें कह रहा है, फोर्थ जो है ये देखिए, इट्स अ न्यूली एडेड क्लॉज नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल आईपीसी 153 बी जो है, उसमें ये चीज नहीं दे रखी थी, ये एक नया क्लॉज ऐड किया गया है इसमें। और पनिशमेंट क्या, जैसा हमने कहा 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship or any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, वहां पनिशमेंट कितनी है, 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। 196 में जैसे दिया हुआ था भाई, उसका सबसेक्शन 2 जो है उसका एग्रीवेटेड फॉर्म था कि भाई ठीक है, 196 में बात करी जो सबसेक्शन 1 है कि वहां पे क्या है, वहां पे ऐसी इलविल फैलाना, इन चीजों की बात की गई है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि भाई अगर वही सारी चीजें जो सबसेक्शन 1 में दे रखी है, अगर वो किसी रिलीजियस प्लेस पे किया जाए या ऐसे किसी जगह पे किया जाए जहां पे गैदरिंग्स होती है, रिलीजियस गैदरिंग्स होती है, सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं। 196 का सबसेक्शन 2 जो था वही सेम चीज वैसा ही 197 का सबसेक्शन 2 है कि ये सारी चीजें जो सबसेक्शन 1 में दे रखा है, ये ऑफेंसेस अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में या किसी ऐसे प्लेस पे की जाए जहां रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म की जाती है, वहां पे पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी, कितनी, 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहाँ क्या है, मैंडेटरी फाइन, एंड हो गया मतलब मैंडेटरी फाइन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर 11 जो था वो कंप्लीट हो गया, जो ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है किस तरीके की, जो कि लोगों के अगेंस्ट
अगेंस्ट शांति को, जो सोसाइटी में स्टैब्लिश जो शांति है उसे खत्म करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, हार्मनी को डिसरप्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसी चीजें जो लोगों को आपस में भड़का रही हैं, आपस में लड़ा रही हैं, जो कि इंडिया की जो यूनिटी इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज कर रही है, वो सारे ऑफेंसेस इस चैप्टर में दे रखे थे। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 12 जो कि बात करता है ऐसे ऑफेंसेस की बात करता है ऐसे ऑफेंसेस की जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा किए गए या उन पे किए गए, ऑफेंसेस और बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, या तो उन्होंने किए हैं, उनके द्वारा किए गए या उन पे किए गए। Now, chapter 12, offenses by or relating to public servants, 198 से लेके 205 तक के सेक्शंस जो हैं इस चैप्टर में दे रखे हैं। 197 तक तो हमने कवर कर लिया। अब इसके बीच की जो कुछ सेक्शंस हैं, इसके बाद की जो कुछ सेक्शंस हैं 198 से 205 तक, वो बात करते हैं ऐसे ऑफेंसेस की जो कि चैप्टर 12 में हमारे अगले में दे रखे हैं, मतलब पब्लिक सर्वेंट पे या उनके द्वारा होने वाले ऑफेंसेस। It penalizes misconduct by public servant, including disobedience of law, framing incorrect documents, unlawful trading, personation. It aims to ensure integrity and proper duty performance by public officials. मतलब उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस दे रखे हैं कि भाई वो अपनी ड्यूटी, ऑब्जेक्टिव क्या है इनकी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड ऑफेंसेस देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में ये है, वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस दे रखी है इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव में ये है कि ये इंश्योर किया जा सके दैट दीज पब्लिक सर्वेंट्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन अ प्रॉपर वे। अदरवाइज अगर उनपे कोई चेक नहीं होगा तो कैसे आप इंश्योर करिएगा कि ये लोग अपनी ड्यूटीज को बिल्कुल फ्री माइंड से, बिल्कुल किसी इल विल के बिना या बिना किसी करप्ट माइंड के परफॉर्म कर रही है? चीज कैसे इंश्योर की जा सकती है अगर कोई चेक इन पे नहीं लगाया जाएगा? इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि इनके ऊपर चेक लगाया जाए, ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है, सो एज टू इंश्योर कि अपनी ड्यूटीज को एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें। नाउ सेक्शन 198, सबसे पहला सेक्शन ये क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। क्या हो रहा है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है कर कौन रहा है इस पूरे चैप्टर के लिए। हमें ये पता है जो ऑफेंडर है वो कौन है, वो है एक पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इसके कुछ देखिए, जैसे कि हमने देखा इस सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर, सॉरी 198 से लेके 205 तक है, तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, पहले बाय, दूसरा अगेंस्ट। यानी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो पब्लिक सर्वेंट कमिट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सेक्शंस ऐसे, मेजरली वैसी सेक्शंस हैं जो पब्लिक सर्वेंट कमिट कर रहे हैं बाय, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो उन पे किए गए, उनके अगेंस्ट, मतलब अपॉन देम द ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड अपॉन देम, उन पे किए गए, उनके अगेंस्ट किए गए, ठीक है। इन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नाउ सबसे पहला सेक्शन जो है वो क्या कह रहा है कि अब हमें यहां से पता है कि हमारा जो ऑफेंडर है, प्राइमरीली इस चैप्टर के अंदर ऑफेंडर जो है वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट्स हैं। ऑफेंडर वही है। जब हम यहाँ अगेंस्ट की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे? ये विक्टिम हो जाएंगे। मतलब कुछ सेक्शन के अंदर पब्लिक सर्वेंट जो है वो हमारे विक्टिम है, कुछ सेक्शन के अंदर वो जो है ऑफेंडर है। बारी वाले केस में पब्लिक सर्वेंट्स कौन है? ऑफेंडर है, और अगेंस्ट वाले केस में विक्टिम, ठीक है। तो जब हम 198 की बात करते हैं, 198 क्या कह रहा है? 198 एक ऐसे केस की बात कर रहा है जहां पे पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसओबे कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है।
पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, यानी ऑफेंडर कौन है? पब्लिक सर्वेंट। एक्ट क्या हो रहा है? लॉ को डिसओबे करना, डिसओबेइंग लॉ। एक्टस रियस जो है एक्ट, फिजिकल एक्ट, वो एक्ट क्या है? लॉ का डिसोबीडियंस। इंटेंशन क्या है? मेंस रिया जो गिल्टी माइंड है, इंटेंशन क्या है? इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को इंजरी पहुंचाने के लिए जानबूझ के कोई पब्लिक इंटेंट मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के इस इंटेंशन से क्या कर रहे हैं? कोई लॉ को डिसओबे कर रहे हैं ना। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेक्शन, डिस्कसिंग दिस सेक्शन, हमने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। पब्लिक सर्वेंट बीएनएस में डिफाइन कर रखा है। बीएनएस के कौन से सेक्शन में? प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स एंड थिंक। पब्लिक सर्वेंट जो है वो बीएनएस के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? पब्लिक सर्वेंट कौन से इसमें डिफाइंड है? पब्लिक सर्वेंट, और अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पूरे चैप्टर के लिए तो हो गया पब्लिक सर्वेंट। चलिए पहले पब्लिक सर्वेंट ही कर लेते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 21, और अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 28 में डिफाइंड कर रखा है। डिफाइंड है वहां पे आईपीसी का सेक्शन 21, बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 28 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है। वहां पे बहुत क्लियरली बहुत सारी कैटेगरीज बनाई है। नाउ द सेक्शन, द डेफिनेशन, व्हेन वी रीड द डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की, वहां पे एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखा है। ये जो है डेफिनेशन 2 क्रॉस 28 जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया हुआ है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या हुआ कि मतलब ये बता रहा है उसमें बहुत सारे, इफ यू ऑल रिमेंबर द डेफिनेशन, बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं। सब क्लॉजेस क्या बताते हैं कि भाई इस कैटेगरी को भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, इस कैटेगरी को भी पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। बहुत सारी स्पेसिफाइड कैटेगरीज दे रखी हैं जिनको पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट में एक सब क्लॉज जो रेजिडुअरी दे रखा है कि इनके अलावा, अदर देन द कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव, इनके अलावा और जो भी रिमेनिंग लोग होंगे वो अगर ए बी जो कंडीशंस दे रखी हैं इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हम इन्हें भी पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। ठीक है, वो कंडीशंस क्या थी? वो कंडीशंस ये है कि अगर उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, या जो भी चीजों में कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी दिया जा रहा है, वो या तो गवर्नमेंट रोल पे, मतलब पेरोल गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट पेरोल पे हो, और वो गवर्नमेंट की सर्विस करे पब्लिक के लिए, नॉट सॉरी गवर्नमेंट, उन्हें जो सर्विस सैलरी है वो गवर्नमेंट पेरोल पे है, वो ठीक है, वो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, कोई भी सरकार हो सकती है, सेंट्रल या स्टेट, और जो सर्विस कर रहे हैं वो पब्लिक ड्यूटी, मतलब जो उनके सर्विस का नेचर है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक ड्यूटी है, उन्हें हम ये रेसिडुअरी क्लॉज दे रखा था जिसके अंदर ए बी दो कंडीशंस थी कि इन कैटेगरीज जो ऊपर मेंशन की हुई है उसके अलावा और कोई भी लोग अगर इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में रखेंगे। ये चीज दे रखी थी। ठीक है, सो आई होप कि डेफिनेशन उसका याद आ गया और 2 क्लॉज 28 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है। अब आते हैं इस सेक्शन पे। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? मतलब कह ये रहा है कि पब्लिक सर्वेंट, अगर जैसे हमने देखा इस सेक्शन के लिए क्या क्या है, ऑफेंडर कौन है? पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, एक्ट क्या हो रहा है? डिसओबीडियंस, डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, यानी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। किस लिए? मेंस रिया क्या है? इंटेंशन टू कॉज इंजरी। ऑफेंस को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हमें पता है ऑफेंडर कौन है, एक्टर सीरियस मेंस रिया, हमें पता है कि ठीक है, समझ में आ गई है। इंजरी ऑल्सो वी हैव रेड, इंजरी भी हमने डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ा है। इंजरी क्या है? इंजरी की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन में चीज दे रखी थी, इंजरी का मतलब दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल इंजरी, नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल इंजरी। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन,
और प्रॉपर्टी, ये चारों चीजें आती हैं। जब भी अपने इंजरी की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें था कि ये चारों चीजें इंक्लूड की जाती हैं, मतलब इनमें से किसी के अगेंस्ट अगर कोई इंजरी हो रही है, उन सबको हम इंजरी के अंदर काउंट करेंगे। बॉडी को कोई हो रहा है अगर हर्ट, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, इन सब के अगेंस्ट कुछ हो रहा है उसे हम इंजरी के अंदर, दैट विल काउंट एज इंजरी। ठीक है, सो नाउ दिस सेक्शन, this section states that whoever being a public servant, ठीक है, यानी ऑफेंडर के लिए कोई भी इंसान जो कि एक पब्लिक सर्वेंट हो, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as a public servant, जानबूझ के, knowingly, ठीक है, इस जानकारी के साथ जानबूझ के क्या करता है, वो किसी लॉ का डिसओबीडियंस करता है जो उसे एज दैट पब्लिक सर्वेंट फॉलो करना चाहिए था। मतलब जिस पोजीशन पे वो है, being that public officer, being that public servant, उसको वो प्रोसीजर, वो लॉ फॉलो करना चाहिए था, जो उसने जानबूझ के नहीं फॉलो किया, उसको डिसओबे किया, उसको डिसरिगार्ड किया। किस इंटेंशन से? इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बाय सच डिसोबीडियंस कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। इंटेंशन क्या है? क्या किसने? हमने देखा पब्लिक सर्वेंट ने कर क्या रहा है, किसी लॉ का डिसओबे कर रहा है, किसी ऐसे लोग का कि वो जिस पोजीशन पे है वो पब्लिक सर्वेंट होते हुए उसे फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, प्रोसीजर के लिए अपने उस कंडक्ट को उसे फॉलो करना चाहिए था। किस इंटेंशन से कर रहा है? किसी इंसान को इंजरी पहुंचाने के लिए। अगेन यहाँ पे हम इंजरी की बात करेंगे तो किसी तरीके की इंजरी हो सकती है, मतलब उसको फिजिकल इंजरी, या उसकी रेपुटेशन को इंजरी, या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी, किसी भी तरीके की इंजरी। वहां पनिशमेंट क्या है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, देखिए 198 एड्रेसेस द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट्स, की जो उनको जो अथॉरिटी, जो पावर मिली हुई है उसका वो मिसयूज ना करे, पावर का अब्यूज ना हो, इस चीज को चेक करने के लिए सेक्शन 198 है। It is designed to ensure that those in power adhere strictly to legal protocols protecting citizens from arbitrary or malicious actions। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि इनका काम क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट है। अब जब हम पब्लिक सर्वेंट कह रहे हैं तो इनका काम ही है, एज आई जस्ट सेड, कि भाई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना, लोगों के लिए काम करना। तो अगर ये आर्बिट्ररी चीजें करने लगे इस चीज से बचाने के लिए कि भाई एक प्रोटोकॉल, एक सेट प्रोटोकॉल है, आपको उसी हिसाब से काम करना है, वही उसी तरीके से खुद को कंडक्ट करना है, उसी तरीके से परफॉर्म करनी है ड्यूटीज, वो इंश्योर करने के लिए कि प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, जो नॉर्म्स है वो फॉलो किए जाए, और जो, क्योंकि यू बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपको लोगों के लिए काम करना है, तो आपके जो एक्ट्स है वो आर्बिट्ररी ना हो जाए या किसी मेलिशियस इंटेंशन से ना किए जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए 198 है। सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए एसेंशियल्स क्या कह रहा है। सबसे पहले तो स्टेटस है, जो ऑफेंडर है वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, एक्ट से देखा, एक्ट क्या हो रहा है? डिसओबीडियंस ऑफ अ लॉ। नॉलेज किस चीज की? वायलेशन की। द ओबीडियंस मस्ट बी डन नोइंगली, जानबूझ के किया गया है, एक्सीडेंटल नहीं है, गलती से हो गया नहीं, आपने किया। किस इंटेंशन से? मेंस या क्या था? इस इंटेंशन से किसी को कॉज, इंजरी कॉज करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, अगेन जैसे यहाँ पे मैंने कहा वही चीज लिखी है, इंजरी इन लीगल टर्म्स इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल हार्म बट इंक्लूड्स हार्म टू पर्सन्स रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और मेंटल वेलबींग। इनमें से किसी के अगेंस्ट भी कोई इंजरी कॉज की गई किसी के अगेंस्ट, तो ये सेक्शन 198 के अंदर फॉल करेगा। और इसकी पनिशमेंट कितनी है? इसकी पनिशमेंट दे रखी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे स्पेसिफाइड है 1 साल तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन। और फाइन और बोथ लिखा, और बोथ तो दोनों चीज, और फाइन और बोथ, क्या तो फिनेंशियल पेनल्टी और फाइन कंबाइंड और बोथ, या तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की, या फिर सिर्फ फाइन, या दोनों भी किए जा सकते हैं। अच्छा 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट और इतना फाइन, ऐसे भी दोनों चीजें की जा सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। Imagine a police officer who is legally required to produce a arrested person before a magistrate within 24 hours। ये तो हमें पता है, ये नॉर्म्स आप सबको पता होगा, ये रिक्वायरमेंट है कि भाई अरेस्टेड पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी होता है, ये रिक्वायरमेंट है कि भाई 24 घंटे के बिफोर उसे जो भी मैजिस्ट्रेट है नियर बाय उसके बिफोर प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, इफ द ऑफिसर नोइंगली
keeps the person in a lockup for 48 hours, specifically intending to cause the person mental distress or prevent them from seeking bail. The officer has committed an offense under section 190। अब 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के बिफोर पेश करना था, उसने क्या नहीं, जानबूझ के लॉकअप में उसे 48 घंटे तक रखी है, उसे परेशान करने के लिए, मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल एग्नी कॉज करने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेक्शन 198 के अंदर लायबल हो जाएगा। सेक्शन 199। अब सेक्शन 199 क्या कह रहा है, देखिए, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर द लॉ, मतलब लॉफुल डायरेक्शंस जो हैं वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉफुल डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हो सकते हैं, सारी चीजें अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, तो उनकी क्या लायबिलिटी बनेगी। The section है क्या, basically it addresses the deliberate disobedience of legal directions by a public servant। जो legal directions दिए गए हैं, मतलब जो भी ऑर्डर्स हैं, अगर कोर्ट ने कहा है कोई चीजें फॉलो करने के लिए, उन सब को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के, डेलिबरेट डिसोबीडियंस, जानबूझ के उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सेक्शन 199 अट्रैक्ट होगा। वहां पे क्या है, the offense is committed when a public servant knowingly disregards the direction of law regarding how they should conduct themselves। अगर किस तरीके से उन्हें क्या फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग जो लॉफुल डायरेक्शंस दिए गए थे, उसको डेलिबरेटली फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है जानबूझ के, तो सेक्शन 199 अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, लीगल मैंडेट क्या है, देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ लॉ रेगुलेटिंग देयर कंडक्ट, मतलब उनके कैसे कंडक्ट करेंगे वो खुद को, उस रिगार्डिंग एक लॉफुल डायरेक्शन है, उन्हें बता रखा है कि भाई इस तरीके से ही करना है। और जो पब्लिक सर्वेंट है उन्होंने नोइंगली डिसोबे किया है, जिससे हो गया है डिसोबीडियंस ऑफन रिजल्ट्स इन प्रेजुडिस टू अ स्पेसिफिक पर्सन और द पब्लिक। ये सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए, whoever being a public servant knowingly disobeys in a direction of law which prohibits him from requiring the attendance of any person, मतलब कुछ चीज जैसे इसमें दे रखा है डायरेक्शन अंडर लॉ, लॉ किसी चीज के बारे में जो चीजें बता रहा है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग,
उसे जानबूझ के नहीं फॉलो करना। जैसे क्या चीजें मेंशन कर रखी हैं, knowingly disobeys in the direction of law which prohibits him from requiring the attendance of any place of any person for the purpose of investigation into an offense or of any matter। अब जैसे किसी लॉ क्या कह रहा है भाई कि आप कुछ लोगों को कि उनकी अटेंडेंस को इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए उनको वहां पे नहीं बुलाया जाएगा। जैसे इफ यू ऑल नो, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जैसे होता क्या है कि भाई अगर बहुत एल्डरली लोग या इनकेपेबल है, इफ दे आर नॉट एबल टू वॉक या बेड रिडन है, ऐसे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट के लिए उन्हें बुलाया नहीं जाता है। उनकी स्टेटमेंट कैसे होगी, पुलिस वहां पे जाके ले लेगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने वहां पे जाके स्टेटमेंट हो जाएगी, तो उन्हें कॉल नहीं किया जाता है। तो वैसे ही वही कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, लॉ प्रोहिबिट करता है किसी की अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, हमें नहीं पता, आपको आना होगा। किसी की अटेंडेंस, अगर लॉ कह रहा है कि नहीं इन्हें बुलाना जरूरी नहीं है, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं भाई आपको आके ही साइन करना है, आपको आके ही स्टेटमेंट देना है, अगर ये क्या है, ये लॉफुल प्रोसीजर है, उसको क्या करे, डिसोबीडियंस, इसकी डिसरिगार्ड है, पहला ये दे रखा है। He knowingly disobeys to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, या इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड डायरेक्शंस हैं भाई नॉर्म से कि आपको इस तरीके से कंडक्ट करना है, चीजें ऐसे ऐसे करनी है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं कि भाई रात के टाइम में आप सनसेट के बाद, और मतलब रात के टाइम में या सनराइज के पहले रात के टाइम में किसी भी फीमेल को, अगर कोई फीमेल आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उसको जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सारी चीजों को फॉलो नहीं करना जानबूझ के वही कह रहा है कि भाई या तो अटेंडेंस के रिगार्डिंग, अटेंडेंस यानी मतलब किसी को बुलाना, अटेंडेंस यानी वो जो स्कूल कॉलेज वाली अटेंडेंस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी किसी को बुलाना, किसी को कॉल करना कि भाई आप आओ, फिजिकल प्रेजेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, अटेंडेंस का मतलब है। तो किसी की फिजिकल प्रेजेंस को रिक्वायर करना, जब लॉ कहता है कि नहीं भाई नहीं बुलाने की जरूरत है, प्रोहिबिट करता है, या बी कह रहा है या इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई और ऐसे लॉज जो कि डायरेक्शंस हैं जो कि आपको दिए हुए हैं लेकिन उसे विलफुली आप क्या कर रहे हो, फुलफिल नहीं कर रहे हो, या fails to record any information given to him under subsection 1 of section 173 of BNSS in relation to cognizable offense punishable under section 64, 65, 66, 67 इन सारे sections में जो दे रखे हैं, या क्या कह रहा है 173 BNSS के अंडर, 173 BNSS के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी थी, अगर उसको रिकॉर्ड करने से फेलियर हो गया, वहां फेल हो गया, वहां पे स्टेटमेंट, वहां जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, किन किन चीजों की स्पेसिफिकली बात कर रहा है, इलीगल समनिंग एंड प्रोसीजरल लैप्सेस, prohibit summoning, disobeying laws that restrict or prohibit the summoning of certain individuals for investigation, restriction on summoning women, children or elderly persons to a police station। जैसे मैंने कहा कि भैया आप elderly कोई लोग उन्हें नहीं बुलाओगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि नहीं आपका आना, फिजिकली आना जरूरी है, लॉ कहता है कि नहीं जरूरी नहीं, अगर इनसे आपको बातचीत करनी है, इनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। तो वही कह रहा है आप अटेंडेंस के रिगार्डिंग, मतलब किसी को फिजिकली बुलाने के रिगार्डिंग, फिजिकली समन करने के लिए अगर लॉ मना करता है तो नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन मिसकंडक्ट, disobeying procedures meant to regulate the manner of investigation, specifically when such disobedience causes him or her prejudice to any individual। इन्वेस्टिगेशन के अगर तरीके बता रखे हैं, उसके कंडक्ट कैसे करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको डिसोबे करना बिल्कुली। तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड जहां करना चाहिए था सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंडर, वहां पे फेलियर हो गया, मतलब सॉरी स्टेटमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की गई, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, फेलियर टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन सेक्शंस के अंदर 64, 65, 66, ये सारे क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें, इफ यू ऑल रिमेंबर 64, 65, 66, ये सारे ऑफेंसेस जो थे ये क्या थे, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई थी इसमें। तो इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रजिस्टर करनी थी उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। देखिए फोकस ऑन सेक्सुअल क्राइम्स, दिस इंक्लूड्स फेलियर रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो सारे वही सेक्शन से प्राइमरीली जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है।
and specifically refers to duties under section 173 of BNSS, which replaces the old FIR registration sections of the CRPC. तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी दी गई है भाई, इन केसेस में अगर कोई जानबूझ के ये चीजें करने से कोई नहीं करता है, इन ऑर्डर्स का डिसओबे करता है, ये क्या है, लीगल प्रोसीजर्स हैं। लीगल प्रोसीजर्स को भाई कानून को कह रहा है कि आपको इस तरीके से कंडक्ट करना है, आपसे नहीं कर रहे हो। तो अगर इन ऐसे फेलियर्स में पनिशमेंट क्या दे रखी है, 6 महीने रिग्रेस, 6 महीने से लेके 2 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ फाइन भी दे रखा है। इसके पनिशमेंट क्यों ज्यादा दे रखी है, लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 6 months to 2 years, तो फिर भी समझ में आता है, पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इसके पीछे के रीजंस दो हैं। एक तो यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कि सारी चीजें पर्टिकुलर हो, सारी चीजें सही तरीके से की जाए, एंड आप विलफुली उस चीज को कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये चीज करना ही गलत है, दूसरा यू बीइंग ऑन दैट पोजीशन आप उस चीज को कर रहे हो तो लाइबिलिटी ज्यादा आती है, इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा रखी हुई है कि 6 महीने से 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट का नेचर क्या है, रिग्रेस रखा है, और साथ ही साथ फाइन। नाउ 200, अब सेक्शन 200 क्या कहता है, सेक्शन 200 बात करता है अकाउंटेबिलिटी की, जहां पे मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल केसेस में जहां पे नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स अगर हो रहा है, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, उस केस में क्या पनिशमेंट होगी, पब्लिक सर्वेंट्स की क्या लाइबिलिटी होगी, उसकी बात की गई है। Whoever, कोई भी इंसान, being in charge of a hospital, पब्लिक और प्राइवेट, किसी भी हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, ठीक है, मतलब जो हेड है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, दोनों चीजें इंक्लूड की है। सी हाउ वाइडर द एम्बिट इज, नॉट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पब्लिक हॉस्पिटल्स बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कोई भी इंसान जो इंचार्ज यानी जो एक्सक्यूज मी, जो हेड कर रहा है किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल को, whether run by the central government or state government, local bodies or any other person, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीजें लिखी हुई है, इसमें तो दोनों मेंशन किया है। अगर वो पब्लिक है तो क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी, या जो भी लोकल बॉडी है, अगर कोई कोई एनजीओ है या कोई, और अगर नहीं तो किसी प्राइवेट पर्सन का हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वही कह रहा है कि चाहे कैसा भी हॉस्पिटल हो, स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, एनजीओ रन हॉस्पिटल हो, या प्राइवेट इंडिविजुअल का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जो उसका इंचार्ज है contravenes the provisions of section 397 of the BNSS shall be punished with imprisonment up to 1 year or fine or both। अब देखिए यहाँ भी अगेन BNSS से लिंक कर दिया गया। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि लिंकेज किससे, BNSS से, उसमें क्या बता रहा था कि जो 173 ऑफ BNSS है, उसके अगर सेक्शंस को फॉलो नहीं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी इसका बीएनएसएस से लिंकेज है। ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेक्शन 397 बीएनएसएस अगर उसे नहीं फॉलो किया जाता है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर 397 बीएनएसएस को कॉन्ट्रवीन किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नहीं फुलफिल किया, तो यहाँ पनिशमेंट होगी। 397 बीएनएसएस क्या है, 397 बीएनएसएस जो है बात करता है, हमने इसके पिछले सेक्शन में जो देखा वो क्या था कि भाई 173 बीएनएसएस जो है, अगर उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किए गए इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, जैसे हमने देखा कि इन सेक्शंस में सेक्सुअल ऑफेंस की बात की, प्राइमरली हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी 64, 65, 66, ये सारे सेक्शंस जो है ये बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस की, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जो कंडक्ट किए जा रहे हैं वैसे ऑफेंसेस। तो इसमें क्या कह रहा था कि 173 बीएनएसएस के अंदर इंफॉर्मेशन अगर नहीं रिकॉर्ड की गई, ये क्या बात कर रहा है कि सेक्सुअल कि अगर जो भी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नेचर के जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली भी लॉन्च किया जा सकता है।
इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड की गई, क्या मतलब यहाँ पे हम एफआईआर की बात करें कि भाई अगर एफआईआर नहीं रिकॉर्ड करी इन सेक्शंस के अंदर, मतलब किसी इल विल की वजह से अगर एफआईआर नहीं रिकॉर्ड करी तो वहां फॉल करेगा। वैसे ही इसमें भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है। सेक्शन 397 ऑफ बीएनएस जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहा है, वो बात करता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम है, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किए गए किसी भी विमेन पे, उसकी जो विक्टिम है उसकी फ्री ट्रीटमेंट, फ्री जो भी कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी हॉस्पिटल उनकी फ्री जो भी फर्स्ट एड है, जो भी फ्री इनिशियल हेल्प होनी चाहिए, एड मेडिकल हेल्प होनी चाहिए फ्री, वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मतलब विदाउट कॉस्ट जो भी हॉस्पिटल है नियर बाय वो उन्हें इनिशियल हेल्प मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यही कहता है 397 डीएनएसएस। तो 200 क्या कह रहा है, 200 क्या कह रहा है कि इसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी कोई भी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी हॉस्पिटल अगर 397 बीएनएसएस के को कॉन्ट्रावीन करता है, मतलब अगर फ्री मेडिकल असिस्टेंस देने से मना करता है, फ्री मेडिकल एड देने से, किसको, किसी सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम को, सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम की बात की है 397 में, तो कह ये रहा है कि अगर उसके सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम को अगर कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या पब्लिक हॉस्पिटल हो, कोई भी रन हॉस्पिटल हो, उन अगर फर्स्ट फ्री मेडिकल हेल्प देने से मना करता है तो जो भी उस हॉस्पिटल का इंचार्ज होगा, जो भी हेड होगा, उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखने में बहुत छोटा सेक्शन है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव मीन क्या है, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड है, उसी तरीके से यहाँ पे इंश्योर करता है कि मेडिकल असिस्टेंस जो है, इनिशियल फ्री मेडिकल असिस्टेंस, वो भी बेसिक राइट में फॉल करता है। उस चीज को इंश्योर करने के लिए टू गारंटी टाइमली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए कि नहीं सेक्सुअल ऑफेंस है, जैसे कई बार ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी, मूवीज में दिखाया है, ये न्यूज में है कि अगर स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो अनटिल अनलेस उसकी उसको रिकॉर्ड ना किया जाए, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन ना रिकॉर्ड की जाए या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, हॉस्पिटल कई बार उन्हें प्रोवाइड नहीं करते ट्रीटमेंट, उस चीज को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए चीज बनाई गई, उस चीज के अगेंस्ट कि भाई वो सारी चीजें सेकेंडरी है, बट व्हाट इज एसेंशियली नीडेड एट द मोमेंट इज ट्रीटमेंट। उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन्हें ट्रीटमेंट दी जा सके, इसलिए बनाया। It's a provision designed to ensure that victims of crime receive immediate medical attention without bureaucratic or legal delays of crime। कैसे वाले crime? Sexual, सेक्सुअल ऑफेंसेस की मेनली बात है, क्योंकि स्पेसिफिकली देखिए 397 लिखा है, अगर 397 नहीं होता, यहाँ पे नाम सेक्शन का नाम क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, मतलब किसी भी विक्टिम की बात की गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 397 ऑफ बीएनएसएस, तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस को स्पेसिफिक कर दिया कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम है उनको ट्रीटमेंट देने से मना करता है कोई भी हॉस्पिटल फ्री ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे उसका जो भी हेड है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। प्रिंसिपल देखिए, ह्यूमन लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, बाकी सारी बातें बाद में आती है, लेकिन जरूरी क्या है, उसको अभी हेल्प प्रोवाइड करना, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना। इसके देखिए एम्बिट में सारी चीज आगे लिख रखा है, सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल रन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सभी। और अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए फेलियर बाय हॉस्पिटल अथॉरिटीज और पब्लिक सर्वेंट्स टू प्रोवाइड इमीडिएट नेसेसरी मेडिकल एड, हो गया था स्पेसिफिकली, ये भी अगेन देखिए स्पेसिफिकली रिलेट्स टू ड्यूटीज मैंडेटेड अंडर बीएनएसएस सेक्शन 397। पनिशमेंट कितनी, जो भी हेड है उसको 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और या फाइन या बोथ, और फाइन और बोथ। अब आते हैं 201। 201 क्या कह रहा है, देखिए पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। अब 201 क्या कह रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझ के क्या कर रहा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रहा है, फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, जानबूझ के कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रहा है, किस इंटेंशन से, टू कॉज इंजरी,
किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए, जैसे हमने प्रीवियसली सेक्शन 198 में देखा, क्या कर रहा है जानबूझ के पब्लिक सर्वेंट किसी ऑर्डर का, जो लॉफुल ऑर्डर है उसका डिसओबीडियंस कर रहे हैं। वैसे ही 201 में कह रहा है कि भाई जानबूझ के किसी गलत डॉक्यूमेंट को फ्रेम कर रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट को फ्रेम कर रहे हैं, किस लिए? इंटेंशन वही सेम है। इंटेंशन क्या है? किसी इंडिविजुअल को इंजरी पहुंचाना। whoever being a public servant charged with the preparation or translation of any document or electronic records, क्या उसकी ड्यूटी क्या है? चार्ज विद प्रिपरेशन ऑफ, या तो तैयार करना या ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, फ्रेम करना, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है, उसको मतलब रिटन में कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसलेट करने की ड्यूटी दी गई है। frames, prepares or translates the document or electronic record in a manner which he knows or believes it to be incorrect। जानबूझ के क्या करता है? उसे पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक या जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन के साथ कर रहा है, वो गलत कर रहा है, या जो रिकॉर्ड था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, ई रिकॉर्ड से जो ट्रांसलेशन करके उस जिस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, मतलब झूठी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, किस इंटेंशन से? टू कॉज और knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए किसी इंडिविजुअल को, वहां पे क्या पनिशमेंट है? 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या बोथ। यहाँ देखिए पनिशमेंट ज्यादा है, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपको चार्ज किया गया इसी ड्यूटी से, आपकी ड्यूटी ये दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स फ्रेम करने बनाने हैं, प्रिपरेशन, और आप वही चीज जानबूझ के किसी एक इंडिविजुअल को इंजरी कॉज करने के लिए अपनी ड्यूटी गलत कर रहे हो, इसमें इस सेक्शन के अंदर वो पनिशेबल हो जाएगा। This section targets abuse of power by officials in charge of record keeping, किसी को डॉक्यूमेंट बनाना या ट्रांसलेशन या प्रिपरेशन या फ्रेमिंग, ये जो भी चीजें दे रखी हैं, अगर इसमें जानबूझ के गलत किया गया। देखिए क्या क्या है एसेंशियल्स। सबसे पहले तो किया कौन है, फिर अक्यूज कौन है, पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? डॉक्यूमेंटेशन की, प्रिपरेशन या ट्रांसलेशन या फ्रेमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ कर क्या रहे हैं? फॉल्सिफिकेशन, ये तो ड्यूटी थी, ड्यूटी थी डॉक्यूमेंटेशन की, कर क्या रहे हैं? ऑफिशियल फ्रेम्स प्रिपेयर्स और ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इन अ वे दैट दे नो और बिलीव टू बी इनकरेक्ट, गलत इंफॉर्मेशन के साथ एक झूठा, एक गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, किसी और का नाम दिया था, किसी और का नाम दे दिया, या जो एक्ट किया था उससे ज्यादा कुछ लिख दिया या कम कुछ लिख दिया, कुछ गलत कर दिया, या जिस किसी और लैंग्वेज में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था उसको जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाने लगा तो वहां पे कुछ जानबूझ के डेलिबरेटली उसे मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। इंटेंशन क्या है? टू कॉज इंजरी। पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और या और फाइन और बोथ। 202, 202 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, कोई पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? अनलॉफुली, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अनलॉफुली किसी ट्रेड में एंगेज हो रहे हैं, अपनी खुद को एंगेज कर रहे हैं किसी ट्रेड में, सेक्शन 168 आईपीसी का जो 168 था वही सेम प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है, देखिए लिखा हुआ है द सेक्शन करेस्पॉन्ड्स टू 168 ऑफ आईपीसी। अब बेसिकली सेक्शन क्या रहा है क्या? It addresses the legal consequences of a public servant engaging in trade when they are legally prohibited from doing so। जब उन्हें मना कर रखा है, लॉ अगर मना करता है कि नहीं आपको ये चीज नहीं करनी है, लॉ स्पेसिफिकली कह रहा है लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सो, लॉ अगर स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये चीजें नहीं करनी है, उसके बावजूद उस मैंडेट के अगेंस्ट जाके, उस मैंडेट को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में, उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर वर्क में एंगेज हो रहे हो, कोई बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पे क्या है? उसके लिए ये सेक्शन लाइबिलिटी देता है।
सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? या टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योर अनबायस्ड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सेक्शन क्या कह रहा है? देखिए, अ पब्लिक सर्वेंट हु इज बाउंड बाय लॉ और सर्विस रूल्स नॉट टू एंगेज इन अ ट्रेड बट नोइंगली डज सो कमिट्स एन ऑफेंस। भाई क्या उनके जो रूल्स हैं, ठीक है, या वो लॉ कहता है या उनके रूल्स कहते हैं या उनके नॉर्म्स कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क में, पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते, because of the nature of work that you already are in, being a public servant, आप उस पर्टिकुलर चीज में एंगेज नहीं हो सकते। लेकिन इन सबको जानते हुए, अगर जानबूझ के सब कुछ इग्नोर करते हुए फिर भी शामिल होते हो उस चीज में, तो इस सेक्शन के अंदर लाइबिलिटी बनेगी। क्या कह रहे हैं? whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to engage in trade engages in trade। ठीक है, क्योंकि आप उस नेचर के पब्लिक सर्वेंट हो, आपको उस पर्टिकुलर काम को करने से मना किया गया है कि भाई नहीं, आपके नॉर्म्स ही कहते हैं, आपको जो सर्विस रूल्स है वो कहते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, ऐसे काम को फिर भी करने पे पनिशमेंट क्या है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, और कम्युनिटी सर्विस। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस भी दी हुई है। अब तक हमने कुछ सेक्शंस देखे हैं जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस भी दिया हुआ है, कुछ ही सेक्शन से। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऑफेंस जैसा है, ऑफेंस का नेचर बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, माना कि भाई आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट में किसको किसको कवर किया गया? आप देखिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं या जजेस, मजिस्ट्रेट्स, कोई भी, या एनी पर्सन जिसे पब्लिक सर्वेंट की तरह 2 क्लॉज 28 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब उनके काम की वजह से, नेचर ऑफ वर्क की वजह से, अगर किसी पर्टिकुलर तरीके के ट्रेड को नहीं कर सकते फिर भी करते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट दी हुई है, लेकिन बहुत सीवियर नेचर की पनिशमेंट नहीं दे रखी है। क्या है? देखिए, कह रहा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, जो कि या तो 1 साल तक हो सकती है, या फाइन, या बोथ, या कम्युनिटी सर्विस भी करके, ठीक है। प्रोहिबिशन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द सर्विस रूल्स ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। भाई क्या है? कौन से तरीके काम नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्म ये है कि भाई जहां, जब उनके यहाँ तो सर्विस रूल्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कि ये चीजों में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए या तो क्लियरली मेंशन हो उनके सर्विस रूल्स में, या जो भी जिस नॉर्म से वो गवर्न होते हैं, उनका जो एक्ट है, जैसे आर्मी एक्ट है, नेवल एक्ट, नेवी की एक्ट है, नेवी एक्ट है, तो वैसे अगर या तो उनका एक्ट जो है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या जो भी रूल से वो गवर्न हो रहे हैं उसमें वो चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी हो। Individual must be public servant, must be a legal restriction or service rule prohibiting them from trading। ठीक है, बार क्या है? There must be a legal restriction or service rule prohibiting them from trading, जो कि explicit होना चाहिए। मतलब जो बार है, जो मना किया हुआ है, जो प्रोहिबिशन है, वो एकदम एक्सप्लिसिट तरीके से होना चाहिए। और जो पब्लिक सर्वेंट है उन्होंने एक्ट क्या किया? दे एक्टिवली एंगेज्ड इन, जो भी मेंशन प्रोहिबिटेड बिजनेस था उसमें आपने पार्ट लिया। इंटेंशन क्या था? नॉलेज के साथ, भाई ये जानकारी है कि आपको प्रोहिबिट कर रखा है, लेकिन फिर भी उसमें शामिल कर, किसी को पर्टिकुलरली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन जानते हुए कि आपको मना कर रखा है फिर भी उसमें शामिल होना। जैसे हमने प्रीवियसली देखा, कोई चीज जब डिसोबीडियंस किया गया लॉ का या लीगल प्रोसीजर्स का या ऑर्डर्स का, तो वहां पे जानबूझ के किया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल को इंजरी पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से। इंटेंशन ही है क्या? किसी इंडिविजुअल को इंजरी कॉज करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ये जानकारी है कि आपके लिए प्रोहिबिशन है, फिर भी शामिल हो रहे हो इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, या कम्युनिटी सर्विस, ये भी हो सकता है, और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। 203 नाउ, 203 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 202 में, क्या दिया हुआ था कि भाई आप जिस आप पब्लिक सर्वेंट हो और जिस नेचर का आपका वर्क है उस चीज को ध्यान रखते हुए अगर आप पे स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि आप इस तरीके के बिजनेस में, इस तरीके के ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते, नहीं कर सकते हो,
वैसे ही 203 कह रहा है कि भाई बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, आपके काम को ध्यान रखते हुए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। As such, public servant not to purchase or bid for certain property, कि आप उस चीज को, किसी certain property को या तो खरीद नहीं सकते या उस पर बोली भी नहीं लगा सकते। बिड मतलब बोली लगाना। ऑक्शन जो होता है, ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन यानी नीलामी। किसी चीज की जब उसका कोई ओनर नहीं होता है, कोई ओनरशिप उस पर क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो उसकी नीलामी होती है। गवर्नमेंट उसको नीलाम कर देती है। तो उसकी जब नीलामी होती है, ऑक्शनिंग पे क्या होती है? बोली लगती है कि भाई जैसे टीवी में दिखाता है कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये जो अमाउंट जो लोग बोलते हैं ये होते हैं, इसे कहते हैं बिड, बिडिंग, बोली लगाना। इसके बाद जिस अमाउंट पे से 75 लैक्स, ठीक है, 75 लैक्स पे अगर हैमरिंग हो गई तो वो इस अमाउंट के लिए वो चीज बिक जाएगी। तो ये होता है ऑक्शनिंग का प्रोसेस। तो बस यही कह रहा है सेक्शन 203 कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर बिकॉज ऑफ द नेचर जो उनका है, मतलब काम का नेचर जो उनका है, अगर मैंडेटेड है कि वो कोई प्रॉपर्टी, किसी सर्टेन तरीके की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते या उस पर बिड भी नहीं कर सकते, यानी उसकी बोली भी नहीं लगा सकते, फिर भी वो ऐसा करते हैं, परचेज और बिड्स दैट प्रॉपर्टी either in his own name or in the name of another or jointly or shares with other। या तो अब जैसे खुद नहीं लिया, या तो खुद लेने से प्रोहिबिशन है, जैसे भाई किसी ने चला ही नहीं किया, अच्छा मेरे खुद के लेने पे ये प्रोहिबिशन है ना, तो अपने फैमिली वाले के नाम, अपने बच्चे के नाम पे, अपने फादर के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, क्या क्या किया कि किसी के साथ ज्वाइंटली खरीद लिया, मैं और मेरा एक दोस्त, तो ऐसी किसी भी चीज से प्रोहिबिशन, आप बिल्कुल उसका पार्ट नहीं हो सकते हो। आप ना खुद के नाम पे खरीद सकते हो, ना अपने फैमिली के नाम पे, ना ज्वाइंटली किसी के साथ खरीद सकते, ना उसमें शेयर ले सकते हो, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा करता है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ एंड द प्रॉपर्टी परचेज शैल बी कॉन्फिस्केटेड। पहले तो कह रहा है कि भाई ठीक है, आपके लिए प्रोहिबिशन था कि आप इस तरीके की चीज को ना खरीद सकते हो ना बिड कर सकते हो, और सिर्फ खुद ही नहीं, ना आप फैमिली के नाम पे खरीद सकते हो, ना ज्वाइंटली किसी के साथ खरीद सकते हो, ना उसमें शेयर ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी करते हो इनमें से कुछ भी एक, फिर भी अगर सब कुछ जानते हुए भी फिर भी करते हो तो क्या हो जाएगा? पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फाइन, या ये चीजें तो है ही है, इसके साथ ही साथ ये तो और मैं चीजें साथ ही एक मैंडेटरी है कि प्रॉपर्टी अगर वैसे खरीदी भी है, चाहे वो शेयर लिया है या जॉइंटली किसी साथ है, जो भी है, उसको क्या किया जाएगा? प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट मतलब उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब आते हैं 204 पे। इस चैप्टर के लास्ट 2 सेक्शंस। अब देखिए यहां तक 203 तक, जैसे मैंने कहा था कि जब हम 198 से 205 की बात करते हैं, इसे हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, बाई और अगेंस्ट। मतलब बाई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं, अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे उनके ऊपर लिया जा रहा है। मतलब बाई के अंदर ये क्या है? अक्यूज्ड है, और अगेंस्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट विक्टिम है। तो हमने देखा 203 तक जब हम बात कर रहे हैं, ये अक्यूज है, यहाँ पे 198 से लेके 203 तक की जो सेक्शन है, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट अक्यूज है, मतलब ऑफेंस वो कर रहे हैं। 204 और 205 जो ऑफेंस है, यहाँ पे ये विक्टिम है। ये दो सेक्शन जो है 204 एंड 205, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑफेंस उन पे किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट किया जा रहा है, मतलब विक्टिम पब्लिक सर्वेंट है। ये जो दो लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे क्या है? पब्लिक सर्वेंट जो है वो विक्टिम है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? 204 देखिए, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। बाय नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब क्या? खुद को कुछ ऐसा मिसरिप्रेजेंट करना जो आप एक्चुअली नहीं हो। ठीक है, जैसे मेरा नाम है सौम्या, ठीक है, मैं अगर किसी फेक नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वही मैं बोलूं, जैसे रिसेंटली श्योर आप सबने वो केस सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले, मे बी अ वीक और 10 days बिफोर, जैसे यूपीएससी के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए, सो अ पर्सन from what place? I don't remember, but a place in Bihar. I don't remember exactly what place. He misrepresented himself as someone जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है,
सो ये एक इंसिडेंट हुआ कि भाई उन्होंने बताया, भाई अपने पूरे गांव में ये चीज फैला दी कि अच्छा मेरा यूपीएससी निकल गया, यूपीएससी निकल गया। झूठ मूठ की इंफॉर्मेशन, मतलब किसी और के रिजल्ट को अपना बताया, ठीक है, किसी और के रिजल्ट को अपना बता के, और फिर क्या किया कि भाई जब लोगों को सच्चाई पता चली तो अब उस पर केस हो गया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे हुआ कि भाई आपने झूठ फैला दिया कि मेरा हो गया। वैसे ही ये चीज कह रहा है कि खुद को इम्पर्सोनेट करना, मतलब आप कुछ और हो लेकिन कुछ और बन के दिखाना, ठीक है। जैसे इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या किया था उस पर्सन ने कि जो रैंक फर्स्ट है शायद, उनके रिजल्ट को उन्होंने अपना बता दिया कि ये मेरा रिजल्ट और आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी, व्हिच वाज नॉट ट्रू। तो सेक्शन 204 ये कहता है इम्पर्सोनेशन के ऑफेंस को के बारे में बात करता है कि आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को इम्पर्सोनेट करके, मतलब आप कुछ और हो लेकिन फेक आइडेंटिटी के साथ आप खुद को कुछ और दिखा रहे हो, ऐसा। जैसे थोड़ा सा कुछ साल पहले एक और ये भी बहुत फेमस केस आया था कि आई थिंक समवेयर फ्रॉम गुजरात और सम आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, बट देयर वाज दिस पर्सन जिन्होंने खुद को एक बहुत ही, आई थिंक क्या था, आईपीएस ही शायद, एक आईपीएस बन के ही वाज स्टेइंग समवेयर इन जम्मू कश्मीर फॉर सम टाइम, एंड देन फिर कुछ समय बाद फिर पता लगा कि अच्छा ये तो पूरा इम्पर्सोनेशन ये कर रहे थे, भाई ये एक्चुअली है ही नहीं। तो इस बारे में सेक्शन 204 बात करता है, क्या कह रहा है, whoever pretends any to hold any particular office as a public servant, प्रिटेंड कर रहा है यानी सिर्फ नकली दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड करना यानी सिर्फ दिखावा करना, असली में नहीं है, सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ मूठ का दिखा रहा है। कोई भी इंसान जो प्रिटेंड कर रहा है टू होल्ड एनी पर्टिकुलर ऑफिस और पब्लिक सर्वेंट नोइंग that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office and in such assumed character does or attempt to do any act in the color of such office। क्या कर रहा है भाई, पहले तो इम्पर्सोनेट कर रहा है, झूठे तरीके से सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि भाई वो एक ऑफिसर है, और वो झूठा दिखा के कोई उस पोजीशन के तौर पे जो उसे उसकी जो लॉफुल ड्यूटीज हैं उनमें से कोई एक्ट व्यू करने लगता है। जैसे स्पेशल 26 मूवी थी, स्पेशल 26 में क्या, स्पेशल 26 में वही होता कि वो सारे लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन के वो जाते हैं और वो रेड मारते हैं, जबकि वो टीम ही पूरी नकली थी। वहां पे क्या था, वो इम्पर्सोनेशन है, वो क्या कर रहे हैं, वो आईटी ऑफिसर्स बन के दिखा रहे हैं इनकम टैक्स के हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो है नहीं, फेक आइडेंटिटी, उस तरीके से लुक, वैसी ट्रेनिंग, वैसे पूरी चीजें करके वो जाते हैं नकली आइडेंटिटी के साथ, रेड करते हैं, वो चीज लेते हैं, जबकि रेड करना एक्चुअली किनका काम है, जो एक्चुअली ऑफिसर्स हैं उनका काम है। तो वो ऑफिसर्स बन के जाते हैं एंड दे कमिट दैट एक्ट, दे डू दैट एक्ट, वो ऑफेंस कर रहे हैं वहां पे। स्पेशल 26 में यही तो स्टोरी थी। तो देखा जाए अगर हम इसे बीएनएस से रिलेट कर दें तो ऑल ऑफ देम कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 204। बस यही कह रहा है कि अगर आप एक कोई भी इंडिविजुअल जो एक प्रिटेंड करता है यानी वो सिर्फ दिखाता है, झूठ झूठ तरीके से मिस रिप्रेजेंट करता है कि एक वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और बीइंग दैट पब्लिक सर्वेंट वो कोई एक्ट भी कर देता है जबकि वो असली में है ही नहीं, तो वहां पे उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक की, और साथ ही साथ 6 महीने से लेके 3 साल तक की, और मैंडेटरी फाइन। Section 204 deals with the offense of pretending to hold a specific public office or falsely acting under the guise of a public servant। भाई असली में नहीं हो लेकिन लोगों को दिखा रहे हो आप। इंटेंट क्या है, प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहले तो पर्सोनेशन, मतलब जो भी अक्यूज्ड है वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है जबकि एक्चुअली में वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो पर्सोनेशन, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इस सेक्शन के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो अक्यूज है यहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बल्कि उनको विक्टिम वो हो रहे हैं, वो कुछ और बन के खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अक्यूज वो बन रहा है कौन, पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे पर्सोनेशन हो रहा है, तो इसलिए इसके अगेंस्ट यहाँ पे एसेंशियल्स क्या क्या हो गए, पर्सोनेशन, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, आपको पता है कि आप एक्चुअली होल्ड नहीं करते हो लेकिन सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। एक्ट क्या हो रहा है, परफॉर्म एन एक्ट और अटेम्प्टेड टू अटेम्प्ट
अज्यूम्ड कैरेक्टर, उस नकली प्रिटेंशियस कैरेक्टर में फॉल्सली पब्लिक सर्वेंट मिसरिप्रेजेंट करके आप कोई एक्ट जो कि एक्चुअली उस पोजीशन की ड्यूटी है वो आप करते हो या अटेम्प्ट करते हो, वहां पे क्या हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 3 साल तक की, और साथ ही साथ फाइन। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 205, फ्रॉडुलेंट गार्ब एंड टोकन्स। अब जैसे हमने ये आर्मी ऑफिसर्स वाले जो चैप्टर ऑफ मिलिट्री ऑफेंसेस अगेंस्ट, जब हम डिफेंस फोर्सेस पढ़ रहे थे, आर्मी मिलिट्री, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, वहां भी ये सेम चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई इंसान क्या करता है, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, इस इंटेंट से, फ्रॉड करने के इंटेंट से अगर कोई ऐसी चीज कैरी करता है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही कैरी करते हैं, वही कर सकते हैं, जैसे उनके यूनिफॉर्म पहनता है या उनके मेडल्स कैरी करता है या उनकी कोई टोकन्स कोई है या कोई किसी कोई रिकग्निशन है वो कैरी करता है एक्सक्लूसिवली, जो कि सिर्फ ऑथराइज जो इंसान है, जो आर्मी ऑफिसर है या जो नेवी के ऑफिसर है, सिर्फ वही कैरी कर सकते हैं। किस लिए? जानबूझ के, गलती से नहीं किया गया है। दिस डज नॉट इंक्लूड वो जो छोटे बच्चों के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पेरेंट्स उन्हें बनाते हैं आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, तो ये क्या, ये नहीं आएगा इसके अंदर। इंटेंशन देखेंगे, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है आपका फ्रॉडुलेंट। तो इंटेंशन अगर फ्रॉड करने के इंटेंट से whoever not belonging to a certain class of public servants wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servant with intention that it may be believed or the knowledge that it is likely to be believed that he belongs to the class of public servant। क्या करता है, कोई यूनिफॉर्म पहनता है या कोई चीज कैरी करता है जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सर्वेंट्स ही उस क्लास की कैरी कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, किस इंटेंशन से, लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई लोग को विश्वास में कि वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन, और जो कि 5,000 तक फाइन है, जो कि कितनी हो सकती है, 5,000 तक की, और बोथ। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल थिंग क्या क्या है, टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिसीविंग द पब्लिक। क्या क्यों किया जा रहा है, फॉल वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से, मतलब क्या, फ्रॉड करने के इंटेंशन से, क्या कि लोगों को धोखा दे सके, लोगों को ये विश्वास दिला सके कि वो खुद भी एक पब्लिक सर्वेंट है और उसका वो फायदा उठाए। इसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, सबसे पहले तो एक्ट क्या है, वेयरिंग अ यूनिफॉर्म और ड्रेस, कैरिंग अ टोकन, बैज, आईडी, सैश, कुछ भी ऐसा। ठीक है, जैसे हमने सेम वही चीज पढ़ी थी जब वी वर स्टडीइंग दोस सेक्शंस, द सेक्शन रिलेटेड टू आर्मी ऑफिसर्स, कि उनकी कोई यूनिफॉर्म पहनना है या आईडी या मेडल या कोई टोकन कैरी करना है, एनीथिंग। Similarly, the item must resemble the garb or token used by a specific class of public servant, and the person must not actually belong to that class of public servant। फुट फुट का कैरी कर रहा है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड कमिट करना, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, लोगों को धोखा देना। The offender must have the specific intention of causing others to believe they are a public servant। झूठ मूठ का यकीन दिलाने के लिए, गलत यकीन दिलाने के लिए, लोगों को डिसीव करने के लिए ये मिसरिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, जो अक्यूज्ड है, ऑफेंडर है, उसको 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट, 5,000 तक का फाइन हो सकता है, या बोथ, दोनों चीजें भी, इम्प्रिजनमेंट या और फाइन दोनों भी दिया जा सकता है। So with this we have covered this entire chapter। 205 तक हमारा कवर हो गया। ऑफेंसेस अगेंस्ट, ऑफेंसेस बाय और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट जो हमने पढ़ा वो ये था। इसके पहले जब हम डिफेंस फोर्सेस वाली चीजें पढ़ रहे थे, सेक्शंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये चीज दे रखी थी कि उनके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किए गए, वहां पे हर सेक्शन, इफ यू ऑल रिमेंबर द डिटेल्स, हूएवर यूज किया हुआ था, मतलब ऑफेंडर जो अक्यूज्ड है वो मेंबर्स नहीं थे, मतलब वो खुद एक आर्मी ऑफिसर या खुद एक नेवी ऑफिसर नहीं है, नेवल ऑफिसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन करी थी कि अगर ये खुद इन ऑफेंस कमिट करते हैं तो ये इनके स्पेसिफिक रूल में कवर हो जाता है, और मतलब इनके स्पेसिफिक जो एक्ट है उनके अंदर, जैसे आर्मी एक्ट से गवर्न होगा ये सारे इनडिसिप्लिन अगर उनकी तरफ से हो रहा है, या नेवी एक्ट से कवर होगा। वही सारे एक्ट अगर इंडिविजुअल्स करें तो वो बीएनएस से गवर्न होता है, पर वही एक्ट जब वो खुद करते हैं, बीइंग on that position, being a member of that class already, मतलब चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो या वो नेवी ऑफिसर हो, तो वो उनके स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न होंगे। बट यह पब्लिक सर्वेंट की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बाय और अगेंस्ट दोनों, मतलब चाहे किसी और ने किया ऑफेंस उनके उनपे या उन्होंने किया ऑफेंस अगर किसी और के अगेंस्ट, वो सारी चीजें बीएनएस के अंडर गवर्न हो जाती है। सेक्शन
198 से लेके 205 तक के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। सो इजी छोटे छोटे सेक्शन से, आई होप कि आई हैव बीन ऑफ सम हेल्प एंड आपको चीजें समझ में आई। चैप्टर 13 सेक्शन 206 ऑनवर्ड्स भी अगेन हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं है, देखिए नाम क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ पब्लिक सर्वेंट की कंटेम्प्ट की बात की गई है। ये सब सारी चीजें जो है, कंटेम्प्ट क्या है एंड उनका कंटेम्प्ट किस तरीके से होगा, इसके अंदर क्या चीजें ऑफेंसेस कवर की गई, ये सारे विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस चैप्टर 13 कवर्स सेक्शन 206 टू 226 तक, 206 से लेके 226 तक इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। 205 सेक्शन तक चीजें क्लियर हुई हैं। In case you have any doubts, in case you have any queries, please feel free to reach out to us. Meanwhile, stay tuned and stay healthy, and I'll see you in the next lecture.